वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ेंगे जहां से हमने मुनक़ता किया था। तो नवाब, मैं आपकी जानिब आऊँगी कि जैसे कि अभी शमीम साहब से बात चल रही थी हमारी कि बड़े बड़े लोग आए और अपना काम करने के बाद चले गए। जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी कि गुलाब की तरह उनकी तहरीर जो है वो महकती रहती हैं और अब तक काम करती हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप भी तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, क्या बहुत अहम काम है ये, ठीक है, अपना इल्म किसी में मुंतकिल करना। पहले तो ये हुआ करता था कि जब मीर हसन जैसे उस्ताद होते थे तो फिर इकबाल वजूद में आते थे। तो आज भी आप समझती हैं कि उस्ताद का एक बहुत अहम किरदार है माशरे में? बहुत यूनिक एंड ब्रिलियंट क्वेश्चन जो अभी आपने पूछा। आजकल का तो ये टाइम है मैडम कि सब कुछ किरदार ही उस्ताद का है। घर में कोई, अब वो ये हमसे भी जो यंग जनरेशन है, आई थिंक वो अपने टाइम नहीं सेव कर पाते कि वो पेरेंट्स के साथ बैठें। फ्रेंड्स गैदरिंग में बैठ जाएंगे फुल डे, लेकिन पेरेंट्स के साथ 1 आवर बैठना भी उनके लिए शायद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो टीचर का ही काम है, अगर मेरी क्लास 4 आवर्स की क्लास है, 1 आवर का ब्रेक है, तो ब्रेक टाइम मैं हाफ आवर का दूँ, हाफ आवर उनकी जनरल नॉलेज डिस्कशन पे लगाऊँ। बिल्कुल सही आपने फरमाया, इकबाल जैसे, मीर हसन जैसे उस्ताद थे, तो ये वो लोग थे जिन्होंने एक सोती हुई कौम को जगाया था। उठो, हिंदू मुसलमान सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर में 2 कौमें आबाद हैं, लेकिन नज़रियात बिल्कुल डिफरेंट। ये सोतवी कौम खड़ी हुई तो जब जाके पाकिस्तान का ख्वाब देखा, वो दुनिया से चलेगा अल्लामा इकबाल, लेकिन जो नेचर थी उसे आप गुलाब कहती हैं, वो नेचर उनका नज़रिया रहा, जिंदा और पाकिस्तान वजूद में आया। इसी तरह से आज जब मैं 1 आवर की ब्रेक देती हूँ तो हाफ आवर की, मैं 1 आवर का ब्रेक टाइम है, हाफ आवर उनको एक आधा घंटा ब्रेक में दूँ, और मेरी कोशिश होती है आधा घंटा मैं क्लास में इनको बिठाऊँ और इनसे पूछूँ कि अपनी ज़िंदगी में ऑन अदर हैंड ये क्या कर रहे हैं। तरबियत, सबसे तालीम से पहले तरबियत का होना जरूरी। पहले तो नबा ये होता था कि बाकायदा तौर पे घरों पे पेरेंट्स मेहनत किया करते थे, मखसूस टाइम हुआ करता था जिसमें वालिदैन बाकायदा तौर पे एक टाइम रखा होता था, उन्होंने 1-2 घंटा। अब वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो तमाम चीज़ें मौल्लिम के ऊपर ही छोड़ी हुई हैं। वालिदैन भी बिल्कुल आप समझे रिलैक्स हैं, कितनी फीसेस आपको दी जा रही हैं, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, हम बरी जमा हो गए हैं। तो आप वो काम कर रही हैं कि दरमियान में तरबियत के पहलू से भी अपने शागिर्दों को गुजारती हैं। बिल्कुल। अच्छा शमीम साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ड्रामे पे भी आपका काम रहा है। एक मशहूर बहुत फ़िलासफ़र हैं अरस्तू, उनका कहना यह है कि ड्रामे के हवाले से कि असल में ड्रामा जो है इंसानी अमाल की नकल है। आप क्या समझते हैं कि वाकई ड्रामा इसी की अक्कासी करता है? यकीनी तौर पे हमारी जो माशरा है दुनिया में, देखिए ड्रामा तो सब जगह हुआ है, यूरोप में भी हुआ है, लेकिन वहाँ अपने फ़लसफ़े के तहत हुआ है। उनका अपना जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है उसके लिहाज से ड्रामे वहाँ के लिखे जाते हैं। वहाँ का जो समाजी जो ढांचा है, जो उनकी फ़िक्री सतहें हैं, उनकी उसके हिसाब से वहाँ का ड्रामा लिखा गया। पाकिस्तान में जो ड्रामा लिखा गया, जिसकी वजह से हमें शौक़ हुआ था, क्योंकि हम अशफाक साहब के ड्रामे देखा करते थे। एक मोहब्बत सौ अफसाने से सफ़र शुरू हुआ ड्रामा देखने का, उसके बाद फिर असगर नदीम सैयद साहब के ड्रामे देखे, फिर हसीना मुइन के ड्रामे देखे, फिर फातिमा सुरैया बजिया का काम देखा। तो हमारे पास, हम हैरान हो गए थे, मतलब इतनी अच्छी उर्दू हमने उन ड्रामों में देखी। और उसके बाद हमने जो उनका मकसदियत थी उन ड्रामों की, जो लॉन्ग प्लेज आते थे हमारे, तो मैं हालांकि उस ज़माने में छोटा था, लेकिन वो ड्रामे मुझे अच्छे लगते थे। देखिए ज़बान का इतना मसला था उस ज़माने में। उस ज़माने से मेरी मुराद आप ये समझ लीजिए, अगर 76 में मैं छोटा सा था, लेकिन उस ज़माने में जो गाने आते थे तो उसमें फ़ारसी और अरबी के अल्फाज इस्तेमाल होते थे, और जो ज़बान ज़दे आम थे वो नगमात। तो वजह सिर्फ ये थी कि जो हमारे यहाँ उर्दू जो थी वो घरों में मौजूद थी और बड़ी सतह पे मौजूद थी। अशफाक साहब का फ़लसफ़ा बताइए कि आप ड्रामे में दिखाते थे, और वो आज आप अगर पेश करेंगे ना, इतना सीखने के बाद भी, तो आज आप अशफाक साहब को हज़म नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अशफाक साहब के जब ड्रामे एक मोहब्बत सौ अफसाने में कुछ ऐसे ड्रामे आते थे, तो मुझे अब तक भी याद है कि उस वक्त मैं छोटी हुआ करती थी, हमारे सर पे से गुजर जाया करते थे। और नॉर्मली तो एक होता है ड्रामा, इस वक्त जो चल रहा है ड्रामा हमारे पाकिस्तानी, नहीं गुजरे आपके, तो उस वक्त वो लेवल नहीं होता था। अभी भी स्टिल शमीम साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी जहनी और शऊर की सतह वो नहीं है कि वो बात की इतनी गहराई में उतर सके। देखिए बात ये है कि मैंने भी एक बात कही थी आपसे कि तलब की बात होती है। कुछ लोग बिलखुसूस अल्लाह ताला की तरफ से कुछ लोगों को ये हिदायत होती है कि उनको किसी काम पे लगाया जाता है। तो मेरा अपना कहना है, खुद अशफाक साहब भी यही कहते हैं कि
کہ اللہ تعالیٰ نے نیوٹن بابا کے سامنے سیب گرایا تو اس کو ایک میسیج دیا کہ چلو بھائی اس پہ ریسرچ کرو. وہ کہتے ہیں کہ ریسرچ وہ کرواتا ہے, علم وہ دیتا ہے, تو لیکن وہ اس کو دیتا ہے جس کو طلب ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم طلب پر کام کریں. تو ابھی جیسے آپ بات کر رہی ہیں نسل کی بات کہ وہ آج کل لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں, تو ماں باپ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کے اندر طلب نہیں پیدا کی, تو طلب کو وہ بھول گئے. اور بس بچوں سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بچہ تیار چاہیے, بڑی باتیں کرنے والا چاہیے, اچھی انگریزی بول رہا ہو, اچھی باتیں کر رہا ہو. کیسے کرے گا جب آپ کے معاشرے میں اچھی باتیں ہیں ہی نہیں؟ تو وہ اچھی باتیں کرے گا کیسے سیکھے گا؟ کتاب سے سیکھے گا. کتاب دور ہو چکی ہے, اب آپ چلے گئے انٹرنیٹ کی طرف. تو اب حالانکہ انٹرنیٹ میں موجود ہے علم, لیکن یہ تخصیص کرنا اور یہ کیسے کہ بھائی کون سی چیز کہاں ملے گی, کیسے ملے گی, جب وہ تلاش کرنے نکلتا ہے تو راستے میں اتنی راہیں نظر آتی ہیں اس کو کہ پھر وہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے, میں وہ گم ہو جاتا ہے, مقصدیت ختم ہو جاتی ہے. مقصدیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ نہیں سمجھ پاتا کہ میں کس کام سے نکلا تھا اور مجھے کیا کام کرنا ہے. تو لیکن ہمیں خدا کا شکر یہ ہے کہ ہمیں اساتذہ ایسے ملے کہ ہماری لائن تو انہوں نے درست کر دی تھی. ہم آج تک قائم ہیں, اور ہم نے اشفاق صاحب کے ڈرامے سے شروع کیا تھا, لیکن ہم نے کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا کہ ہم کبھی کہ کسی کے سامنے بھی ہم شرمندگی سے یہ کہیں کہ صاحب ہم اس کا حصہ ہیں. میں کبھی اس کا حصہ نہیں بنا. میرے 3 سیریل آ چکے ہیں جو میں نے لکھے ہیں, آپ ان میں اردو بھی دیکھ لیں گی, ان میں اردو کا استعمال بھی ہے, میں نے فارسی کا بھی استعمال کیا جملوں میں. ایک اچھی اردو دینے کی کوشش کری کہ ہمارے بچوں کو اچھی اردو ملے. اور جو محبت بھی اگر میں نے پیش کی ہے کسی ڈرامے میں, تو محبت کی بھی اعلیٰ سطح میں نے بتائی ہے, نہ کہ وہ جو منفی تاثرات ہیں, جو منفی ہمارے رویے ہیں, تو ان میں رویوں پہ اتنی ڈسکس نہیں کرتا. میرا ایک سوچنا یہ ہے کہ آپ اندھیرا جب مٹانا چاہتے ہیں نا, تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اجالا بڑھا دیجئے, کیونکہ اندھیرا آپ مٹا نہیں سکتے. اندھیرا بہت وسعت میں ہے, لیکن آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں آپ اجالے کو بڑھا دیجئے, تو آپ دیکھیں گے کہ اندھیرے میں خود بخود کمی آئے گی. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے نبا. جیسے کہ ابھی شمیم صاحب نے کہا کہ آپ کو اجالا بڑھا دینا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی دوسرے سارے تمام لوگ جتنے بھی معاشرے کے ہیں, اگر وہ بھی منفی جانب جا رہے ہیں, سمت کی جانب, تو ہم بھی اسی ریس میں لگ جائیں. لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود بھی ایک مشعل کی طرح کام کر سکتے ہیں. تو آپ آرٹیکلس لکھتی ہیں, تو مجھے بتائیں کہ کیا اچیومنٹس رہی ہیں اب تک آپ کی لکھنے کے حوالے سے, کن جرائد و رسائل میں ابھی تک آپ کے آرٹیکلس شائع ہو چکے ہیں؟ میم میرے 15 آرٹیکلس ہیں, رینڈ 15 آرٹیکلس. ان میں جو مین فوکس ہے میرا اکاؤنٹنگ سے بلانگ ہے, فائنینشیل مینجمنٹ سے, تو 11 آرٹیکل تو اکاؤنٹس اور فائنینشیل مینجمنٹ کے ہیں. 4 آرٹیکل جو ہیں وہ انجینئرنگ کے ہیں. اب یہ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹنٹ وہ انجینئرنگ کی طرف کیسا جا سکتا ہے. بالکل, میں بھی یہ سوچ رہی ہوں اس وقت, کیسے مطلب کیسے کر لیا آپ نے یہ؟ اور میری تو فیلڈ بھی کبھی انجینئرنگ نہیں رہی. میں تو انٹر بھی کامرس سطح پہ BCom کیا, پھر CMA میں آئی. کچھ بتائیے اس بارے میں کہ کس طرح سے کیا آپ نے یہ؟ سب سے پہلے چیز ہوتی ہے پیشنس سب کروا دیتا ہے. ایک چیز تھی کہ اکاؤنٹس کی طرف آرٹیکل لکھنے کے لیے کب قلم اٹھایا. قلم سب سے بڑی پاور ہے. یہ سر کے ورڈز کو میں ہائی لائٹ کروں گی, اپریشیٹ کروں گی. قلم ہی سب سے بڑی پاور ہے. جو آپ کے تاثرات, آپ کے جو مائنڈ میں چیزیں ہیں وہ دوسروں کے سامنے آپ لا سکتے ہیں. سب سے بڑی پاور قلم ہے. بات دراصل یہ تھی اکاؤنٹس سے تو میں بلانگ کرتی ہوں, اکاؤنٹنگ کے آرٹیکل میں نے لکھے, لیکن انجینئرنگ کا بھی ساتھ ساتھ مائنڈ میں اس طرح سے آتا رہا کہ جب گھر میں ایک میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں سب, PSL میچ چل رہا تھا, اچانک کیبل آپریٹر نے کچھ آف کر دیا. ہم نے لیٹ نکالی جو کوکجیل کیبل ہوتا ہے, اور اس کو ہوا میں ایسے ہی ڈال دیا. PTV تو آ ہی جائے. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے ٹیرس میں کوئی آئرن کی چیز پڑی ہوئی تھی, وہ اٹھا کے میں نے اٹیچ کیا تو PTV صاف آنے لگا. کیا بات ہے. وہاں سے مجھے آئیڈیا کریز ہوا کہ یہ ریس اللہ نے بنائی ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, زمین و آسمان میں اٹھے کھڑے بیٹھے اللہ کو یاد کریں, ہم نے کوئی بھی چیز بیکار میں نہیں بنائی, کوئی بھی مخلوق بیکار میں نہیں ہے. تو مجھے وہاں سے آئیڈیا ہوا کہ یہ یقیناً سگنل کھینچنے کے لیے یوز ہو رہا ہے کہ آپ کاپر, تانبا, آئرن
और स्टील को मर्ज कर दें, मिला दें, तो वो तीनों चीज़ें इतनी लंबी रेस यानी इतना सिग्नल भेज सकती हैं कि आप यहाँ से स्काई तक भी आपका कांटेक्ट कम्युनिकेट हो सकता है। इन चीज़ों ने आपको अट्रैक्ट किया लिखने की जानिब कि ये मालूमात लोगों तक फराहम की जा लोगों तक फराहम की जाए। फिर मैंने अपना रिसर्च किया डिफरेंट, तो फ्रैंकलिन बेंजामिन का रिसर्च मिलता है कि बिजली कैसे ईजाद हो गई, इलेक्ट्रिसिटी। तो एक थंडर स्टॉर्म था, तूफानी बारिश में जब बिजली ईजाद नहीं थी, उन्होंने एक स्ट्रिंग लिया, पतंग, उसको एक वायर के अंदर एक की एलिमेंट जो होता है, एक की चाबी, उसको एक वायर से बांधा और पतंग को उड़ा दिया। जब हवा में उड़ाया तो उससे थंडर स्टॉर्म के अंदर एक बिजली पैदा हुई, एक करंट पैदा हुआ, वहाँ से उसे आइडिया मिल गया। फिर एडिसन ने बल्ब इजाद कर दिया। इस तरह से छोटा मोटा आइडियाज हो जाएगा। सर ने बहुत अच्छी बात की कि एप्पल के गिरने से एक आइडिया आया सर को। तो यही सारी चीज़ें, जब अल्लाह ने कुछ काम लेने होते हैं, जब कोई बड़ी चीज़ें करानी होती हैं, तो किसी ना किसी के माइंड में कोई ना कोई चीज़ आ ही जाती है। इस तरह से मैं लिखती रही। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, इंजीनियर में बिल्कुल नहीं हूँ, कि ये सक्सेसफुल होंगे। और बाय ब्लेस ऑफ गॉड रिसेंटली मुझे नासा ने, जो कि मून प्लेनेट में सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग को पहुँचाने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझे मेल किया और कहा कि 2024 का जो उनका स्पेस एग्रीमेंट का प्रोग्राम है, मैं मीडिया के साथ शेयर करूंगी वो ईमेल। वो प्रोग्राम में आप हमारे लिए वाइटल रोल प्ले कर सकती हैं। और हो सकता है कि जाने वाला जो नेक्स्ट मून प्लेनेट पे वुमेन हो या मैन हो, 2024 में वो आप ही हो सकती है। क्या बात है जनाब, क्या बात है शमीम साहब। अब देखें, न्यू टैलेंट आप छुपा नहीं सकते, जिनमें जो सलाहियत होती है वो उजागर हो जाती है, और बचपन से ही ये चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं कि जी एक शायर, मुसन्निफ, लिखने वाला, चाहे वो कॉलम निगार हो, वो पैदाइशी होता है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सलाहियतें पैदाइशी होती हैं? अभी आपने कहा कि न्यू टैलेंट, ये न्यू टैलेंट थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना टैलेंट है। देखिए ये तो मतलब ये रूहें होती हैं जो बिल्कुल तरबियत याफ्ता होती हैं, ऊपर से भेजी जाती हैं और वो काम करने के लिए आती हैं। बिल्कुल। ज़माना क्योंकि कभी साजगार होता है उनके लिए, कभी नहीं होता। पैगंबर आए, औलिया कराम आए, साइंटिस्ट आते हैं, जो भी आते हैं, ये सब तैयार करके भेजे जाते हैं। चीज़ें भी आपको साजो सामान के साथ भेजा जाता है, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आप उनको दरियाफ्त करते हैं, पहले दरियाफ्त करके फिर उन पर काम करते हैं, क्योंकि हम ईजाद कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ दरियाफ्त ही कर सकते हैं। बेशक हमें सब कुछ तख्लीक करके दे दिया गया है। ये आपने बड़ा अच्छा डिफरेंस बताया कि हम ईजाद कुछ नहीं कर सकते, हम दरियाफ्त कर सकते हैं। दरियाफ्त के दरमियान में तालमेल, जैसे अभी इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को महसूस किया कि जोड़ने से किस तरह से रेस बन रही हैं और कैसे आगे भेजी जा सकती हैं, और उसको मुख्तलिफ उसके पैमाने इन्होंने अखज़ किए। लेकिन वो दो चीज़ें मौजूद थीं तो उस पर रिसर्च हुई। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि हमारा जो अभी रिसर्च का मसला है वो बड़ा अधूरा है। हम जज्बों पे रिसर्च नहीं कर रहे, हम ख़यालात पे रिसर्च नहीं कर रहे। देखिए, हमारा आज मसला नहीं है कि हम रवैयों पे सिर्फ तनकीद करते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि हम रवैयों, जो अच्छे रवैये के लोग हैं, कम से कम उनको सामने रख के आप मुस्बत बात भी कर सकते हैं। तो मैंने जब ड्रामा किया है, ड्रामा लिखा है, तो मैंने उसको मुस्बत रखा है, मैंने मनफी किरदार नहीं रखे। मौजूद हैं मनफी किरदारों पे ही ड्रामे लिखे जा रहे हैं, लेकिन मैंने मुस्बत किरदारों पे लिखे हैं। वही बात है कि उजाला आप बढ़ा दें तो अंधेरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा ये तवज्जो होनी चाहिए कि इस माशरे में जो बच्चे हैं या नौजवान आ रहे हैं लिखने के लिए, या जो भी सोचने वाले लोग हैं, ये देखें कुदरत ने उनको बनाया इसीलिए है। अगर वो कुछ सोच रहे हैं, कोई बड़ी बात सोच रहे हैं, तो वो समझ लें कि उनको भेजा गया इस काम से। मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ। मुझ में वो एक बकौल शायर के कि मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। तो सारी बात यही है कि हम तलब को बढ़ाएं और वो बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरह की। मुसव्वरी के हवाले से भी आपका बड़ा ज़बरदस्त और उम्दा काम मैंने देखा है आपका। तो मतलब आप समझें कि हर फन मौला, एक शख्सियत के अंदर शायरी के जरासीम भी मौजूद हैं, लिखने के भी हैं, मुसव्वरी से भी आप वाबस्ता हैं, मौसीकी से भी आप वाबस्ता हैं। मुसव्वरी के हवाले से मुझे थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताइए कि आप वाटर कलर पेंटिंग करते हैं, ऑयल पेंटिंग करते हैं, किस तरह से आपने ये काम शुरू किया? मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना, कि इतनी सारी जो चीज़ें हैं आपने, है एक ही शख्स है, एक ही ख्याल है। उसी ख्याल को मुख्तलिफ तरीक़े से मैं पेश कर रहा हूँ। मैं उसको मौसीकी में पेश करता हूँ, उसी ख्याल को जो कुदरत ने मुझे बख्शा है, और उसी को मैं अपने ड्रामे में यूज़ करता हूँ, उसी को मैं अपनी पेंटिंग में यूज़ करता हूँ। क्योंकि मैं कलर्स की ज़बान जानता हूँ, मैं रंगों की ज़बान समझता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन रंगों के ज़रिए
इंसानी जो रवैये हैं उनकी नुमाइंदगी हो, और जो मुस्बत मनफी रवैये हैं उनको जो भी है कैनवस पर उसको लाया जाए ताकि वो रहनुमाई कर सके। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ठान ली है, जो मैंने इस पे एक अपने आप को मजबूत कर लिया, रोक लिया है कि मैंने मुस्बत बात करनी है, मुस्बत रवैया रखना है, रोशनी की तरह से रहना है। और आपकी बात को भी मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा आगे कि गुलाब की तरह से, मतलब आप एक खुशबू की शक्ल में मौजूद रहें। आप जो है माशरे से मनफी चीज़ें ढूंढ ढांढ कर आप अपना मवाजना ना करें कि जी मैं इनसे इतना ज़्यादा बेहतर हूँ। नहीं, आपने अपना काम करते रहना है, मवाजना आप नहीं करें। आपका काम जो है वो खुद दुनिया उससे मवाजना करेगी कि आप, हाँ, कि कहते हैं ना कि आप जब इकबाल हो या जो भी हो, उनको थोड़ी पता था कि वो इकबाल हो जाएंगे, वो इतने बुलंद हो जाएंगे कि, लेकिन यह है कि रिया जॉन साहब हों, तो जब मैं जॉन साहब के साथ, ये बड़े लोगों की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि मैं जॉन साहब के साथ, जब जॉन साहब दिन में खाना वगैरह खाते थे तो कुछ देर का वो कैलूला करते थे थोड़ा सा, तो वो एक कमरे में मैं और वही मौजूद होते, तो वो कहते थे कि तुम मेरी चेयर पे आ जाओ और मैं ज़रा सोफे पे थोड़ी देर के लिए लेटूंगा, क्योंकि वो सोते तो थे नहीं, कहते थे वो उनको मतलब नींद का बड़ा उनके साथ मसाला था। तो वो वहाँ लेट कर मुझसे कहते थे सवाल करो कोई। तो मैं उनसे, अब मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था, मैं आज भी नहीं हूँ, उस वक्त भी नहीं था कि मैं उनसे सवाल कर सकता था। ठीक है शमीम साहब, हम गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे, बस एक वक्फे का वक्त है। नाज़रीन, आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपके पास वापस आते हैं।